एडवोकेट टॉक चैनल में आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज का सवाल है, मकान खरीदते समय ठगी से बचने के लिए कौन-कौन सी बातों का ध्यान रखना आवश्यक है? बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही काम आने वाला सवाल है और लगभग हर किसी की लाइफ में कभी ना कभी ऐसा पल आता है जब वो अपने मकान के मालिक बनने जा रहे होते हैं और वो सोचते हैं कि क्या ऐसा किया जाए कि हमारे साथ कोई ठगी ना हो, कोई बेईमानी ना हो। तो सवाल से साफ ज़ाहिर है कि आप मकान खरीदने जा रहे हैं और चिंतित हैं कि कहीं आपके साथ कोई धोखा ना हो जाए। तो आपको बता दूं कि आपकी चिंता एकदम सही है, क्योंकि अक्सर लोगों के साथ मकान खरीदने के दौरान धोखा होता भी है। तो आइए आपको बताता हूं कि आप सुरक्षित तरीके से कैसे मकान खरीद सकते हैं, जिससे होने वाली ठगी से बचा जा सके। तो आपको एक आदर्श मकान के खरीदार की कहानी सुनाता हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे एक आदर्श खरीदार मकान की खरीदारी करता है। आप भी इस खरीदार की हुई बातों को कर कर अपने साथ होने वाली ठगी से बच सकते। तो हमारे आदर्श मकान खरीदार का नाम है श्री भोंदूमल जी। अब क्योंकि भोंदूमल जी केवल नाम के भोंदू थे, दिमाग के नहीं, तो उन्होंने जब एक मकान को खरीदने का निर्णय लिया तो उन्होंने एक प्रॉपर्टी डीलर के थ्रू एक मकान देखा। उस मकान को देखने के बाद उन्होंने उस मकान को लेने की इच्छा व्यक्त करी। प्रॉपर्टी डीलर ने भी सहर्ष उन्हें अपनी कमीशन और उस मकान की कीमत बताकर मकान खरीदने के लिए प्रेरित किया। मगर भोंदू जी एक आदर्श खरीदार थे, तो उन्होंने सर्वप्रथम उस मकान को खरीदने से पहले ही प्रॉपर्टी डीलर से उस मकान के कागज देखने की इच्छा जाहिर करी। प्रॉपर्टी डीलर ने अक्सर जैसे वो छुपाते हैं, प्रॉपर्टी डीलर ने उनको कहा कि नहीं, जब तक आप बयाना नहीं देंगे बोंदूमल जी, तब तक मकान मालिक आपको अपने प्रॉपर्टी के कागज नहीं देगा या नहीं दिखाएगा। तो भोंदूमल जी ने बयाना न देकर टोकन मनी देने का निर्णय किया और उन्होंने मकान मालिक को प्रॉपर्टी डीलर के द्वारा कुछ टोकन मनी दी और एक एग्रीमेंट किया और उस एग्रीमेंट में उन्होंने 10 दिन का उससे समय मांगा और साथ ही मकान मालिक का आईडी प्रूफ तथा मकान के सभी कागजातों की फोटोस्टेट मांगी और ये लिखा कि यदि 10 दिन में प्रॉपर्टी की जांच करने के उपरांत कोई कमी नहीं मिलती तो सौदा तय माना जाएगा और इस टोकन मनी को बयाने के रूप में समझा जाएगा। परंतु यदि 10 दिन के भीतर मकान में किसी भी प्रकार की त्रुटि या कमी निकलती है तो ये सौदा निरस्त समझा जाएगा और टोकन मनी भोंदूमल जी को वापस कर दी जाएगी। अब क्योंकि मकान मालिक को टोकन मनी के रूप में एक रकम मिल रही थी, इस बात की श्योरिटी मिल रही थी कि उनका मकान बिक जाएगा और उन्हें पता था कि मकान में अगर कोई कमी नहीं निकलेगी तो भोंदूमल जी इस मकान को ज़रूर लेंगे, क्योंकि उन्होंने टोकन मनी यही कह के दी है और केवल 10 दिन का समय मांगा है कागजों की या प्रॉपर्टी की जांच करने के लिए। तो मकान मालिक ने उन्हें सहर्ष इस बात की अनुमति दी और एक एग्रीमेंट कर लिया और उनको मकान के कागज तथा अपना आईडी प्रूफ सौंप दिया। अब भोंदूमल जी साहब नाम के भोंदू थे, मगर दिमाग के तो तेज थे, तो वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट पहुंचे, यानी उस जगह जहां मकानों की लिखा पढ़ी, जिसे रजिस्ट्री बोलते हैं, होती है, वहां पहुंचे और उन्होंने उन फोटो स्टेट कागजों के आधार पर उस प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड निकलवाया और ओरिजिनल रिकॉर्ड को निकलवाने के लिए उन्होंने वहां पर प्रार्थना पत्र दिया और जो ज़रूरी फीस थी वो जमा करी और जमा करने के बाद मकान के कागज निकाल लिए। मकान के कागजों को देखने के बाद उन्होंने मिलान किया अपने पास मौजूद फोटोस्टेट पेपर्स से। उन पेपर से उन्होंने उनके मकान मालिक के साइनों का, हस्ताक्षरों का मिलान किया। हस्ताक्षर उस पर वही थे जो उनके पास मौजूद कागजों में थे। आईडी प्रूफ से मिलान किया, नाम, पिता का नाम, क्या वो सब कुछ ठीक है। उन्होंने देखा कि हाँ वो सब कुछ ठीक है। उस मकान की दिशाओं का ज्ञान किया कि कौन सी दिशा किस ओर है और उस तरफ किसका मकान है। क्या जो रिकॉर्ड उन्होंने निकलवाया है सरकारी विभाग से, तहसील से, रजिस्ट्री कार्यालय से, क्या वो रिकॉर्ड बिल्कुल वैसा ही है जैसा उनके पास मौजूद है? उस रिकॉर्ड में कोई छेड़छाड़ फेरफार तो नहीं है?
जब उन्होंने ये संतुष्टि पा ली कि हाँ ये रिकॉर्ड बिल्कुल ठीक है, सिग्नेचर बिल्कुल ठीक है, आईडी प्रूफ ठीक है और जिस मालिक को मैं टोकन मनी दे के आया हूँ वो वही इसका वाकई मालिक है और ये पेपर भी पूरी तरह से जो मेरे पास फोटो स्टेट है वो असली है क्योंकि इनका रिकॉर्ड रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जमा है। ये पता करने के बाद भोंदूमल जी संतुष्ट हो गए। भोंदूमल जी ने जाकर प्रॉपर्टी डीलर से संपर्क किया और अब उन्होंने बयाना देने का निर्णय किया। उन्होंने बयाना दिया। बयाना देने के बाद उन्होंने एक एग्रीमेंट और किया और उस बयाने की रकम में जो उन्होंने टोकन मनी की रकम दी गई थी वो भी शामिल कर दी और वो शामिल करने के बाद और उस बयाने में उन्होंने लिखा कि इस तारीख को आपकी रजिस्ट्री होगी और इस तारीख को अगर नहीं होती तो पैसे मेरे जब्त समझे जाएंगे और यदि आप रजिस्ट्री नहीं करते तो आपको बयाने की रकम का दुगनी रकम मुझे चुकानी होगी। इसके साथ ही उन्होंने यह भी लिखा कि यदि कोई भी कानूनी अड़चन पैदा होती है आपके या किसी अन्य की वजह से और जिस कारण से रजिस्ट्री नहीं होती तो आप उसका हर्जाना मुझे प्रतिदिन के हिसाब से देंगे तथा मकान की लिखा पढ़ी से पहले सभी मकान संबंधित बकाया राशि जैसे टैक्स की भरपाई, बिजली का बिल या कोई और अन्य चार्जेस जो मकान से संबंधित हैं वो मकान मालिक आपको पेड करके उसकी रसीदें देंगे और यदि नहीं देते तो उसकी भरपाई करेंगे या वो करा कर देंगे तथा मकान में लिखा पढ़ी के समय कोई भी त्रुटि पाई जाती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी मकान मालिक की होगी। इस तरीके से उन्होंने एक अच्छा एग्रीमेंट वकील से ड्राफ्ट करवाकर किया और उसके बाद उन्होंने एक अच्छी रकम बयाने के रूप में मकान मालिक को देकर रजिस्ट्री की डेट तय कर ली। तो भोंदूमल जी ने निर्णय लिया और वो तुरंत उस मकान के आसपास चक्कर लगा के आए। वहाँ पे अड़ोस पड़ोस को उन्होंने चेक किया कि मकान के पेपर्स में जिन दिशाओं में जिन जिन का मकान दिया हुआ था क्या वाकई उन्हीं दिशाओं में वो मकान मौजूद हैं भी या नहीं। इस बात से बात तय हो गई कि मकान वाकई वही है, भोंदूमल जी खरीद रहे हैं क्योंकि उसकी दिशाओं अनुसार बताए गए पड़ोसी, पड़ोस के मकान, उनके नंबर, उनके पते वही थे जो उनके कागजों में लिखे हुए थे। इसके साथ ही उन्होंने पड़ोसियों के साथ पूछताछ करी और उनको बड़े गर्व से बताया कि मैंने इसका इतना पैसा बयाना दे दिया है और मैं ये मकान ले रहा हूँ और आपका पड़ोसी बनने वाला हूँ। ऐसा करने से अगर कोई भी पड़ोसी उस मकान के विषय में कुछ भी गलत बात जानता तो वो जरूर भोंदूमल जी को बता देता, मगर कहीं से उनको कोई भी अप्रिय सूचना नहीं मिली। भोंदूमल जी निश्चिंत होकर कई दिन तक उस मकान के आसपास जब भी उन्हें समय मिलता वो चक्कर लगा के आते और किसी न किसी से मिलते, किसी न किसी से बात करते, आसपास की परचून की दुकानों से बात करते, किसी और खोखे वाले से बात करते, चाय वाले से बात करते, पड़ोसियों से बात करते, सोसाइटी मेंबर्स से बात करते, मगर वो करते रहे। मगर उन्हें जब कोई अप्रिय घटना 1 महीने तक नहीं दिखाई दी तो उन्होंने रजिस्ट्री की तारीख से 5 दिन पूर्व ही मकान मालिक को सूचित किया कि वो रजिस्ट्री कराना चाहते हैं और वो रजिस्ट्री के लिए रकम आपको देंगे, मगर वो रजिस्ट्री से पहले मकान का कब्जा लेंगे। ऐसा भोंदूमल जी ने इसलिए किया क्योंकि कई केसों में ऐसा होता है कि आपने रजिस्ट्री उधर कराई और इधर जब आप लौट के आते हैं तो आपको पता चलता है कि किसी और ने आपके मकान पे कब्जा कर लिया। तो वो तो इंसान जिसने बेचा वो तो बेच के निकल गया, अब जिसने आपके प्रॉपर्टी पे कब्जा किया अब आप उससे मुकदमा लड़े जा रहे हैं। तो इसलिए भोंदूमल जी ने तय किया कि लिखा पढ़ी से पहले मुझे मकान का कब्जा चाहिए। तो मकान मालिक ने एतराज किया, उसने कहा साहब मुझे अभी पूरे पैसे आपने दिए नहीं है तो मैं आपको ऐसे कब्जा नहीं दे सकता। तो भोंदूमल जी ने कहा कि नहीं ठीक है, आप उसी मकान पे आ जाइए जिस मकान में को आप मुझे बेच रहे हो, और उन्हें मकान मालिक को वहां बुलाया और उनको आरटीजीएस के थ्रू जो मकान की जो बाकी रकम थी वो उनके खाते में ट्रांसफर कर दी और वो ट्रांसफर करने के बाद उन्हें मैसेज दिखाया और उन्होंने कहा देखिए आपके पैसे आपको मिल चुके हैं तो अब क्यों ना आप मुझे इस मकान का कब्जा दें। मकान मालिक को अब कोई एतराज नहीं था। मकान मालिक ने उन्हें मकान का कब्जा रजिस्ट्री कराने जाने से पहले ही उसी दिन सुबह दे दिया। भोंदूमल जी अपने साथ कुछ थोड़ा सामान भी लाए थे जिससे वो कब्जे को अपना कब्जा दिखा सकें
और यदि उस मकान का ताला टूटे तो वो ये कह सकें कि मेरा सामान रखा था वो चोरी गया, ताकि पुलिस उसमें एक अच्छी कार्रवाई कर सके। भोंदूमल जी ने इसके साथ ही उस कब्जा लेने की प्रक्रिया का वीडियो भी बनवाया। मकान मालिक ने जब पूछा कि आप भोंदूमल जी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा साहब मैं मकान लेना एक सपना होता है और मैं यादगार बनाना चाहता हूँ इस पल को कि आप मुझे चाबी सौंप रहे हो और मैं ले रहा हूँ। इससे दो फायदे हुए भोंदूमल जी को कि एक तो ये बात पक्की हो गई कि पैसे दे दिए गए हैं तभी इनको कब्जा दिया गया है। दूसरा ये तय हो गया कि मकान मालिक ने अपनी रजामंदी से कब्जा दिया है, उससे जोर जबरदस्ती नहीं झटका गया है। अब वो रजिस्ट्री करने से मुकर नहीं सकता था या नहीं जा सकता था। तीसरा फायदा ये हुआ कि अब उनका सामान उसमें पड़ा हुआ था और उन्होंने उसमें मकान मालिक का ताला हटाकर उन्हें वापस किया और अपना ताला उसके अंदर लगा लिया। अब वो संतुष्ट थे क्योंकि मकान का कब्जा उनके पास था और वहीं उन्होंने मकान के सभी ओरिजिनल कागजात भी मकान मालिक से हासिल कर लिए, ले लिए। और उनके साथ इस समय दो गवाह भी मौजूद थे जो ये सब प्रक्रिया को देख रहे थे। अब भोंदूजिया तहसील गए। तहसील जाकर रजिस्ट्रार के यहाँ पे जाके उन्होंने रजिस्ट्री का कार्यक्रम पूर्ण किया। रजिस्ट्री कराने के बाद भोंदूमल जी खुशी खुशी अपने घर आए और घर आकर उन्होंने मिठाई बांटी और उसी समय प्रॉपर्टी डीलर को भी उसकी जो कमीशन जायज बनती थी वो कमीशन उन्हें दी और अपने मकान में सुकून से रहने लगे। तो उम्मीद है साहब आपको इस किस्से से समझ आया होगा कि मकान लेने से पहले ज़रूरी है कि मकान के कागज़ों की जांच की जाए, उसके आसपास अड़ोस पड़ोस की जांच की जाए, उसमें जो दिशाएं दी गई हैं उन दिशाओं के हिसाब से मकान को परख लिया जाए कि वही मकान आपको बेचा जा रहा है या कोई दूसरा तो नहीं है। रेवेन्यू रिकॉर्ड निकलवाने से आप ये तय कर सकते हैं कि रेवेन्यू रिकॉर्ड से आपको दिए कागजात मेल खा रहे हैं या नहीं खा रहे। इन सब बातों को तय करने के बाद अगर आप मकान लेते हैं तो बहुत संभावना है कि आपके साथ ठगी नहीं होगी। हालांकि कोई भी शख्स आपको इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि ठगी नहीं होगी, क्योंकि ठगी नाम ही इस बात का है कि साहब ठगी करते हैं और ठग बहुत महारत रखते हैं अपने काम में। तो कई बार वो सभी कुछ फोर्स बना देते हैं, उसमें हम नहीं जाते, मगर हाँ 95% संभावना खत्म हो जाती है आपके साथ ठगी होने की अगर आप जागरूक हैं और आपने ये सब स्टेप जो भोंदूराम जी ने उठाए आपने भी उठाए। तो उम्मीद है आपको जवाब पसंद आया होगा। तो सभी श्रोताओं से बस इतना अनुरोध है कि आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और जनाब कुछ ना कुछ तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर होता है। नमस्कार।